Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. English Text Reading and Understanding Practice, Lesson number 12, 3 Questions, Part 2. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 12, यानी पिछला सबक है, और पार्ट नंबर 2 को पढ़ेंगे। और कल जो बात हुई थी वो कहाँ पर ख़त्म हुई थी? बात यहाँ पर ख़त्म हुई थी कि वो जो जाहिद इंसान था और राजा आपस में बात कर रहे थे। आखिर में देखा कि एक आदमी जो है दौड़ते हुए आ रहा है। ओके, इससे पहले पूरी कहानी है जिसको आपने सुना और उसको आपने समझा। ओके, तो आगे क्या हुआ आगे देखते हैं कि आदमी के आने के बाद क्या हुआ। ओके गाइस, आगे देखते हैं पार्ट नंबर 2 में क्या हुआ कि द किंग टर्न अराउंड एंड सॉ अ bearded मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. ओके, तो ये कह रहे हैं द किंग टर्न राउंड। आसान सा जुमला है कि राजा मुड़ा। राउंड का मतलब चारों तरफ, इर्द गिर्द, यानी आप कह सकते हैं राजा इर्द गिर्द मुड़ा या राजा इर्द गिर्द घूमा। एंड सॉ अ bearded मैन, और उसने एक दाढ़ी वाले आदमी को देखा। सी का सेकंड फॉर्म सॉ है। bearded का मतलब दाढ़ी वाला, beard का मतलब दाढ़ी, और bearded का मतलब दाढ़ी वाला, और मैन का मतलब आदमी। और उसने एक दाढ़ी वाले आदमी को देखा। रनिंग टूवर्ड्स देम, ये सिफत है आदमी की। रनिंग टूवर्ड्स देम, उनकी तरफ दौड़ते हुए। ओके, उनकी तरफ दौड़ते हुए। तो यहाँ पर देम का मतलब उनकी तरफ हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर कह सकते हैं राजा ने अपनी तरफ देखते, यानी अपनी तरफ, यानी राजा बात कर रहा है तो अपनी तरफ। लेकिन चूंकि यहाँ पर 2 लोग थे और यहाँ पर सिर्फ राजा है, इसलिए उनकी तरफ ही ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तर्जुमा होगा कि राजा ने इधर उधर देखा या इधर उधर मुड़ा और उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ दौड़ रहा है, उनकी तरफ दौड़ रहा है। ठीक है, ये आपका लफ्जी तर्जुमा हुआ दौड़ रहा है उनकी तरफ। लेकिन अगर आप इसको बदल दें और कहें दौड़ता हुआ आ रहा है, रन का मतलब दौड़ना भी होता है असल में, लेकिन दौड़ते हुए आना भी हम इस माने में ले लेते हैं। तो उसने देखा कि एक दौड़ता हुआ आदमी उनकी तरफ, ये एक आदमी उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। तो दौड़ते हुए आ रहा है ज़्यादा अच्छा होगा। उनकी तरफ दौड़ रहा है भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन अच्छा जो तर्जुमा होगा उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। ओके, हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। हिज हैंड्स, उसके हाथ, वर प्रेस्ड, वो दबे हुए थे। ये आपका पैसिव वॉइस है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड, उसके हाथ दबे हुए थे,
अगेंस्ट हिज स्टमक, उसके पेट या उसके मैदे के खिलाफ। अगेंस्ट का मतलब खिलाफ, हिज स्टमक का मतलब उसका पेट। सो हिज हैंड्स वर प्रेस अगेंस्ट हिज स्टमक, कि उसके जो हाथ थे वो उसके पेट के बरखिलाफ दबे हुए थे। तो पेट के बरखिलाफ दबे होने का मतलब ये है कि पेट के ऊपर दबा कर रखना, यानी उसका जो हाथ था वो उसके पेट से लगा हुआ था। जैसे हम दर्द की वजह से हाथ पेट पे रख लेते हैं ना, मान लीजिए खून बह रहा है पेट से, तो जो हम हाथ जो है पेट पे रख लेते हैं तो उसको हम कैसे बोलेंगे? हैंड्स वर प्रेस अगेंस्ट हिज स्टमक। तो अगेंस्ट का मतलब आप यहाँ पर ऑन के माने में लेंगे, गर्चे अगेंस्ट का मतलब बरखिलाफ होता है, लेकिन यहाँ पर इसको हम ऑन के माने में लेंगे। उसके पेट पर दबे हुए थे, यानी वो हाथ वहीं पर रखा हुआ था। ठीक है। और जब इंसान के पेट से खून बह रहा हो और इंसान उस पर हाथ रख के दौड़ रहा हो तो वो रखना नहीं होता, दबा रहे हो। ठीक है, आप फील करो उस चीज़ को कि आपके पेट से खून बह रहा हो और आप उस पर हाथ रखे हो और दौड़ रहे हो, तो वहाँ पर रखने का माना नहीं होगा, बल्कि दबाना ही नहीं, आप दबा भी रहे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर प्रेस आया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर वही सीन बता रहा है। फ्रॉम विच, जहाँ से ब्लड वॉज फ्लोइंग, खून बह रहा था। ओके, तो अपने पेट पर वो अपने हाथ को दबाए हुए था या उसके हाथ दबे हुए थे उसके पेट पर। फ्रॉम विच, जहाँ से ब्लड वॉज फ्लोइंग, खून बह रहा था। ओके, आसान सा है। When he reached the king, जब वो बादशाह के पास पहुंचा, यहाँ पर के पास हम जोड़ देंगे। ठीक है, अगरचे यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड नहीं है, लेकिन रीच का मतलब कहीं तक पहुंचना, किसी के पास पहुंचना ही होता है। तो हम बोलेंगे जब वो बादशाह के पास पहुंचा, ही फेंटेड, वो बेहोश हो गया, एंड फेल टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर गिर गया। तो हमने यहाँ पर देखा वो बेहोश हो गया और ज़मीन पर गिर गया, हमने अलग अलग तौर पर इसका तर्जुमा किया। राइट, इसको हम एक साथ कह सकते हैं, बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। वो राजा के पास पहुंचा और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। तो ये ज़्यादा अच्छा हो जा रहा, और इस चीज़ को आप पढ़ चुके हैं। राइट, उसके बाद क्या हुआ? द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मेंस क्लॉथिंग, कि राजा और बुजुर्ग या जाहिद ने रिमूव, हटाया, द मेंस क्लॉथिंग, आदमी के कपड़े को, एंड फाउंड, और उन्होंने पाया, क्या पाया? अ लार्ज वुंड, एक बड़ा जख्म, इन हिज स्टमक, उसके पेट में। तो यहाँ पर फाइंड का मतलब पाना होता है, और लेकिन बेहतर करने उन्हें मिला उसके पेट में एक बड़ा सा जख्म। ठीक है, फाइंड का मतलब पाना होता है, उन्होंने पाया, तो यहाँ पर पाना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमने मिला से कर दिया, और उन्हें एक उसके पेट में बड़ा सा जख्म मिला। ठीक है, अब मिला का तर्जुमा भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको दिखाई दिया में भी चेंज कर दें तो भी सही है। उन्होंने उस आदमी के कपड़े को हटाया और उन्हें उसके पेट में एक बड़ा सा जख्म दिखाई दिया। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट, आगे क्या हुआ? द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट, कि बादशाह ने धुल दिया और उसे ढक दिया, किससे? विद हिज हैंकरचीफ, अपने रूमाल से, अपने रूमाल से उसको ढक दिया। ठीक है, बट द ब्लड वुडंट स्टॉप फ्लोइंग, यहाँ पर उड का माना लफ्जी तौर पर होगा गा गी गे, लेकिन यहाँ पर माना होगा मुसलसल कोई काम होना या ना होना, क्योंकि नॉट आ गया है तो कोई भी काम नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर हम मुसलसल वाला तर्जुमा करेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, कि खून बहना बंद नहीं हो रहा था। ठीक है, बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप, लेकिन खून नहीं रुक रहा था, फ्लोइंग, बहना, यानी खून बहना बंद नहीं हो रहा था। तो स्टॉप का मतलब बंद होना भी होता है। ओके, यह खून बहना नहीं रुक रहा था, ये भी आप कर सकते हैं, बट नहीं बंद हो रहा था ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, आगे क्या हुआ? द किंग रीड्रेस द वुंड, की जो है बादशाह ने फिर से, री का मतलब दोबारा या फिर से करना, ड्रेस का मतलब पट्टी करना, ड्रेस का मतलब कपड़े पहनना भी होता है, यहाँ पर पट्टी करना हो जाएगा। ओके, द किंग रीड्रेस द वुंड, की बादशाह ने दोबारा पट्टी की जख्म की, अनटिल, यहाँ तक कि एट लास्ट, आखिरकार, द ब्लीडिंग स्टॉप, खून रुक गया। ओके,
तो बादशाह ने दोबारा से जख्म की मरहम पट्टी की, यहाँ तक कि आखिर में खून बहना रुक गया। ब्लीड का मतलब खून बहना ही होता है, तो खून बहना रुक गया। ओके, यहाँ पर ये माना हुआ। तो ये पैराग्राफ था, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्या हुआ। द मैन फेल बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। द किंग ब्रॉट fresh water and gave it to him. By this time the sun had set and the air was cool. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on bed was. Okay. आगे हुआ कि द मैन फेल बेटर, कि आदमी ने बेहतर महसूस किया, एंड आस्क्ड और पूछा, फॉर समथिंग टू ड्रिंक, कुछ चीज़ पीने के लिए। तो ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ कि आदमी जो है उसने बेहतर महसूस किया और कुछ पीने के लिए पूछा। तो आसफा का मतलब होता है पूछना, लेकिन मांगने के माने में भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो द मैन फेल बेटर, आदमी ने बेहतरी महसूस की, ये भी आप कर सकते हैं, बेहतर महसूस किया भी ठीक है, बेहतरी महसूस की। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और कुछ पीने के लिए पूछा या पीने के लिए कुछ मांगा। एंड आस्क्ड फॉर, और मांगा, समथिंग टू ड्रिंक, कुछ पीने के लिए। ओके। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, बादशाह जो है ताज़ा पानी लाया, एंड गेव इट टू हिम, और उसे दिया, और इसे उसे दिया। इट का तर्जुमा आप यहाँ ना करेंगे, और उसे दिया वही माना, और इसे उसे दिया भी कह सकते हैं, लेकिन आप इसको ड्रिल भी कर सकते हैं, यानी पानी को उसे दिया। ओके, सो द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, बादशाह ताज़ा पानी लाया। ठीक है, ताज़ा पानी लाया आपने कहा, आप यहाँ पर कह सकते हैं ताज़ा पानी लेकर आया, ये भी आप कर सकते हैं। एंड गेव इट टू हिम, और उसे दिया। बाय दिस टाइम, उस वक्त तक, बाय का मतलब तक, दिस का मतलब ये, टाइम का मतलब टाइम, लेकिन इसको हम वो हम बदल देंगे, बाय दिस टाइम, उस वक्त तक। इस वक्त तक भी आप कर सकते हैं, बट कहानियों में उस वक्त तक ही हम बोलते हैं, इसलिए मैंने उस वक्त तक कर दिया। आप यहाँ पर इस वक्त तक भी कह सकते हैं। द सन हैड सेट, सूरज गुरूब हो चुका था, या सूरज गुरूब हो गया था भी आप कर सकते हैं। उस वक्त तक सूरज गुरूब हो गया था, या सूरज गुरूब हो चुका था। सेट सेट से तीनों फॉर्म एक ही आती है, मतलब गुरूब होना। एंड देयर वाज कूल, और हवा जो थी ठंड थी। ओके, और हवा ठंड थी, ये आपका लफ्जी तर्जुमा है जो बिल्कुल सही है, लेकिन इसको आप बदल सकते हैं और कह सकते हैं और ठंडी हवा चल रही थी, जो कि अलग है बिल्कुल। द कूल एयर वाज ब्लोइंग होगा जो मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आप कहानी का लिहाज करते हुए कह सकते हैं और ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन आप कहेंगे और ठंड हवा थी, या हवा ठंड थी। ओके। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द wounded मैन इनटू द हट। ठीक है, द किंग, बादशाह, विद द हर्मिट्स हेल्प, यानी कि जाहिद की मदद से। असल में द किंग कैरीड द wounded मैन, ये है, ये असल जुमला है, ये बीच में जोड़ दिया गया किंग से साथ। ठीक है, तो यानी कि जाहिद की मदद से बादशाह, कैरी का मतलब लेकर आना, द wounded मैन, जख्मी आदमी को, इनटू द हट, झोपड़ी में। ओके, सो जाहिद की मदद से, यानी जाहिद का मतलब जो परहेजगार मुत्तकी इंसान था, उसकी मदद से बादशाह जो है जख्मी आदमी को झोपड़ी में लेकर आया। कैरी का मतलब लेकर आना, लादना, यानी लेकर आया। एंड लेड हिम ऑन द बेड, ले समवन का मतलब किसी को लेटा देना। ओके, एंड लेड हिम, और उसे लेटा दिया, ऑन द बेड, बिस्तर पर। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट। द मैन क्लोज हिज आइज, आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली, एंड ले क्वाइट, और खामोश हो गया। या ले का मतलब लेटना भी होता है, और खामोशी से लेट गया भी आप कर सकते हैं। आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और खामोशी से लेट गया। ओके, द किंग ले डाउन ऑन द फ्लोर, ये असल है। टायर्ड बाई हिज वर्क एंड द वर्क ही हैड डन, ये अलग सी चीज़ है, अलग सा जुमला है। असल जुमला है द किंग ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। ठीक है, तो ये जो जुमला है टायर्ड बाई हिज वर्क, ये एक जुमले मोतरज़ा है, अलग से जुमला आ गया।
तो टायर्ड बाय हिज वॉक यानी अपने चलने की वजह से थक कर, टायर्ड बाई थका हुआ, बाई हिज वॉक अपने चलने की वजह से यानी चलने की वजह से थका हुआ या थक कर, और एंड द वर्क ही हैड डन, और यानी टायर्ड बाई द वर्क है, ठीक है, एंड टायर्ड बाई द वर्क, और उस काम से थक कर, ही हैड डन जो उसने किया था। ओके, सो अपने यानी चलने और उस काम की वजह से जिसको उसने किया था उससे थक कर, उससे निढाल होकर, द किंग ले डाउन ऑन द फ्लोर, बादशाह जमीन पर लेट गया। ये जो है ये हालत बता रही क्यों ऐसा हुआ, ठीक है, ये अलग सी बात है, असल में द किंग ले डाउन, ठीक। तो इसको हम पहले इसका तर्जुमा कर देंगे और कहेंगे कि अपने चलने और उस काम की वजह से जिसको उसने किया था उससे निढाल होकर या उससे थक कर या निढाल होने की वजह से या थकने की वजह से, ये भी आप कर सकते हैं, थक कर भी कह सकते हैं और की वजह से भी आप कह सकते हैं। द किंग ले डाउन ऑन द फ्लोर, बादशाह फर्श पर लेट गया, एंड स्लेप्ट और सो गया, थ्रू द नाइट पूरी रात, थ्रू का मतलब पूरा मुकम्मल तौर पर यानी पूरी रात सोया, लेट गया एंड स्लेप्ट और सोया, थ्रू द नाइट पूरी रात। ओके, व्हेन ही वोक जब वो बेदार हुआ, इट वाज सेवरल मिनट्स ये कुछ ही मिनट्स थे, बिफोर कबल ये कि ही कुड रिमेंबर कि वो याद कर सकता था, वेयर ही वॉज कि वो कहाँ था, और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज, एंड हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन, और कौन यानी द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन, स्ट्रेंज का मतलब अजनबी, बियर्डेड मैन का मतलब दाढ़ी वाला आदमी, और अजनबी दाढ़ी वाला आदमी, लाइंग ऑन द बेड जो कि बिस्तर पर लेटा हुआ था, हु वाज वो कौन था, ये असल है। ओके, हु वाज असल में हु वाज द स्ट्रेंज मैन, ठीक है, लेकिन इसको उन्होंने बदल दिया है, सिंपल में कर दिया है, तो इसलिए क्वेश्चन वाला पहले आया, फिर आपका सब्जेक्ट आया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और इस चीज़ को आप पढ़ चुके हैं। ओके, कि जब एनी काइंड ऑफ सेंटेंस प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस सिंपल सेंटेंस, सिंपल का मतलब क्वेश्चन से हटा देना। ओके, तो कब ये कि वो कुछ याद करता कि वो कहाँ था, या ये कि वो जो दाढ़ी वाला आदमी बिस्तर पर पड़ा हुआ है कौन था। ओके, इट वॉज सेवरल मिनट्स, ये यानी कुछ ही मिनट हुए थे, बिफोर कबल ये कि ही कुड रिमेंबर कि वो याद कर सकता, वेयर ही वॉज कि वो कहाँ था, और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज, और ये कि वो याद कर पाता कि वो जो बिस्तर पर पड़ा हुआ दाढ़ी वाला आदमी है वो कौन है। इसको हम वाज को इस में बदल देंगे उर्दू का लिहाज करते हुए। ओके, यानी कि कुछ मिनट बाद ही उसे होश आया कि अरे मतलब बहुत ज़्यादा थका हुआ था, सब भूल गया था, लेकिन थोड़ी देर में वो सब जान गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि कहते फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस व्हेन ही सॉ दैट द किंग वाज अवेक, आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, said the king. You don't know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. But the day passed and you did not return, so I left my hiding place and I came upon your bodyguard, who recognized me and wounded me. I escaped from him, but I should have died if you had not traced my wounds. I wish to kill you, and you have saved my life. Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant, and will order my son to do same. Forgive me. Okay, पूरी बात हुई तो हम तर्जुमा करते हैं कि forgive me मुझे माफ़ कर दें। Said the bearded man in a weak voice, आसान सा जुमला है कि दाढ़ी वाले आदमी ने कहा इन अ वीक वॉइस, एक कमज़ोर आवाज़ में। तो कमज़ोर आवाज़ का मतलब धीमी आवाज़ में कहा, आप कह सकते हैं कमज़ोर आवाज़ को आप धीमी आवाज़ में कर देंगे, ठीक है, स्लो वॉइस यानी कि धीमी आवाज़ में कमज़ोर आवाज़ में कहा। व्हेन ही कब कहा, व्हेन ही सॉ जब उसने देखा डैट की, द किंग वॉज अवेक कि राजा जग रहा है या राजा जाग गया है। अवे का मतलब नींद से बेदार होना,
ओके, राजा वाज या किंग वाज अवे, कि राजा जो है या बादशाह नींद से बेदार हो गया या उठ गया है, तब उसने ये बात कही। ओके, उसके बाद है आई डू नॉट नो यू, मैं आपको नहीं जानता हूँ, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और मेरे पास कुछ नहीं है आपको माफ़ करने के लिए। एंड आई हैव नथिंग, और मेरे पास कुछ नहीं है, टू फॉरगिव यू, आपको माफ़ करने के लिए, फॉर, लिए, यानी आपका मेरे ऊपर कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए मैं आपको माफ़ करूं, यानी आपने कुछ मेरे साथ गलत नहीं किया है जिसके लिए मैं माफ़ करूं। तो फॉर का मतलब ये निकल कर आ रहा है, यानी कुछ भी माफ़ करने के लिए तो नहीं है, यानी आपने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया तो मैं किस चीज़ के लिए आपको माफ़ करूं। यहाँ पर वो सेंस है। सेट द किंग, राजा ने कहा। ओके, सो सेट द किंग, राजा ने कहा, आई डू नॉट नो यू, मैं आपको नहीं जानता हूँ, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और कुछ भी तो माफ़ करने के लिए नहीं है आपको। ठीक, यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते हैं, आसान सा जुमला है, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम डेड एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका वही दुश्मन हूँ। आई एम, मैं हूँ, डेड एनिमी, वो दुश्मन, ऑफ योर्स, आपका। ओके, और यहाँ पर मैंने वही दुश्मन हूँ क्योंकि यहाँ पर जुड़ रहा हूँ ताकीद के लिए। सो आई एम डेड एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका वही दुश्मन हूँ जिसने सोर, सोर का मतलब कसम खाना, अहद लेना, वादा करना, जिसने कसम खा रखी थी, रिवेंज ऑन यू, आपसे बदला लेने के लिए। ओके, सो आई एम डेट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका वही दुश्मन हूँ, हु स्वॉर्ड रिवेंज ऑन यू, जिसने आपसे बदला लेने की कसम खा रखी थी। क्यों कसम खा रखी थी आगे बता रहा है, बिकॉज, क्योंकि, यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, कि आपने मेरे भाई को मरवा डाला था। यहाँ पर पुट टू डेथ का मतलब मरवा डालना या मार डालना, लेकिन बादशाह खुद नहीं मारता, इसलिए मैंने जो है इसको उसमें चेंज कर दिया, मरवा डाला था। ओके, सो यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, कि आपने मेरे भाई को मार डाला था या मरवा डाला था, और पुट सेकंड फॉर्म फर्स्ट सब एक ही है। यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, आपने मेरे भाई को मरवा डाला था या मार डाला था, एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी जो प्रॉपर्टी थी, मेरी जो जायदाद थी, उसको आपने जब्त कर लिया था, या जब्त करवा लिया था भी आप कर सकते हैं, आप जब्त कर लेना ही इस्तेमाल होता है, और आपने जब्त कर लिया था या आपने जब्त कर ली थी जायदाद को। ठीक, यानी मेरी जो जायदाद थी उसको आपने जब्त कर लिया था, इसलिए मैं आपको मारने का या आपसे बदला लेने का मैंने वादा किया था, ये माना हुआ। ओके, आई न्यू, मैं जानता था, या मुझे मालूम था, या मुझे पता था, कुछ भी कर सकते हैं। यू हैड गॉन अलॉन, कि आप अकेले गए हैं, इसको हम थोड़ा सा बदल देंगे, आप अकेले गए हैं, या अकेले गए थे भी आप कर सकते हैं। अलॉन, अकेले, क्या, टू सी डेट हर्मिट, उस बुजुर्ग को देखने, और यहाँ पर सी का मतलब देखना भी होता है, लेकिन सी का मतलब मुलाकात करना भी होता है या मिलना भी होता है डायरेक्टली। इसीलिए जब आप किसी से रुखसत होते हैं तो बोलते हैं सी यू सून, तो वहाँ पर जो तर्जुमा होता है वो होता है आपसे जल्दी मिलेंगे, ये नहीं कि आपको जल्दी देखूंगा, ऐसा नहीं है। सी का मतलब मिलना भी होता है गाइस, याद रखें, इसीलिए कहते हैं सी यू सून, जल्द ही मुलाकात होगी। तो यहाँ पर मिलने का माना है सी यू डेट हर्मिट, कि आप वहाँ अकेले गए हैं उस हर्मिट से या उस बुजुर्ग आदमी से मिलने। ओके, तो यहाँ पर देखने का तर्जुमा नहीं करेंगे, मिलने से करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप कहते हैं आई एम गोइंग टू सी द डॉक्टर, तो सी द डॉक्टर का मतलब मिलने जाना, आपने कहा कि डॉक्टर को देखने जा रहा हूँ, कोई चीज़ वहाँ पर देखने की नहीं है, अब मिलने जाते हैं किसी से, इंसान से। तो जहाँ ज़रूरत होगी इसका तर्जुमा सी का देखने से करेंगे, और जहाँ मिलने से होगा हम मिलने से करेंगे। ठीक है, आप जो इसको गलत नहीं समझेंगे, सी का मतलब मिलना भी होता है। ओके, तो मुझे पता था कि आप इस जाहिद आदमी से अकेले मिलने गए हैं। एंड आई मेड अप माई माइंड, मेड अप का मतलब, मेड अप द माइंड का मतलब होता है पक्का अहद करना या प्लान बनाना। एंड आई हैड मेड अप माई माइंड, और मैंने पुख्ता इरादा कर लिया था, मैंने जो है पुख्ता जो है प्लान कर लिया था, टू किल यू, आपको कत्ल करने का, ऑन योर वे होम, ऑन योर वे होम, आपके घर के रास्ते में, ऑन योर वे होम,
आपके घर के रास्ते में। क्या मतलब आपके घर के रास्ते में? यानी जब आप अपने घर जा रहे होंगे, यानी आपका जो रास्ता घर से घर तक है, जब आप उस रास्ते पे आएंगे तब मैं आपको कत्ल कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ये माना है। ओके, तो मैंने प्लान बना लिया था, मैंने पूरी प्लानिंग कर ली थी, मैंने जो है सोच लिया था, पुख्ता इरादा कर लिया था कि मैं आपको आपके घर वाले रास्ते में कत्ल करूंगा या मारूंगा। ओके, बट द डे पास्ट, लेकिन दिन गुजर गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप वापस नहीं हुए। रिटर्न का मतलब वापस होना भी होता है, वापस आना भी होता है, लेकिन आप वापस नहीं हुए ज़्यादा अच्छा तर्जुमा हो रहा है। आप वापस नहीं आए भी ठीक है, लेकिन आप वापस नहीं हुए ज़्यादा अच्छा तर्जुमा होगा यहाँ पे। ओके, और आप वापस नहीं आए या आप वापस नहीं हुए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, सो लिहाजा आई लेफ्ट, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, आई लेफ्ट मैंने छोड़ दिया, माई हाइडिंग प्लेस अपनी खुफिया जगह को। हाइडिंग प्लेस का मतलब जहाँ पर इंसान छुपा हुआ था, तो हाइडिंग प्लेस का मतलब छुपने की जगह कर दें, खुफिया प्लेस भी कर सकते हैं, छुपने की जगह भी आप कर दीजिए। ओके, सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, लिहाजा मैंने अपनी छुपने की जगह छोड़ दी। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, कम अपॉन का मतलब अचानक धावा बोल देना, धर दबोचना जिसे आप कहते हैं। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं आपका जो मुहाफिज था उसको आ दबोचा, यानी उस पर मैंने हमला किया। हु रिकग्नाइज्ड मी, अब ये हु किससे मुतालिक है? बॉडी गार्ड से। हु रिकग्नाइज्ड मी, जिसने मुझे पहचान लिया। रिकग्नाइज का मतलब पहचानना या जानना, ठीक है, जिसने मुझे पहचान लिया। एंड wounded मी, और मुझे ज़ख्मी कर दिया। ओन का मतलब ज़ख्मी करना भी होता है, और उसने मुझे ज़ख्मी कर दिया। आई escaped फ्राम हिम, escape का मतलब बच निकलना, आई escaped फ्राम हिम, मैं उससे बच निकला। बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं मर गया होता। बट आई शुड हैव डाइड, शुड हैव यानी कोई काम किया जाना चाहिए था, ये भी तर्जुमा होता है, लेकिन बट आई शुड हैव डाइड, मुझे मर जाना चाहिए था। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, अगर आपने जो है मेरे ज़ख्मों को पट्टी ना की होती। तो यहाँ पर शुड हैव जो इस्तेमाल हुआ है, इसकी वजह यह है कि ये जो बात चल रही पास्ट की चल रही है। असल जुमला है इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स आई शुड हैव डाइड, ये शर्त है और ये मशरूत है, और बात पास्ट की चल रही है। और हमने आपको बताया था कि जब इस तरह की बात हो, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, इस तरह का माना अगर आप अदा करना चाहते हैं तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं शर्तिया वाले को, और जो जज़ा है, जो बदला है, उसको उसके साथ हम वुड इस्तेमाल करते हैं, या उसके अलावा भी ला सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हैव होना चाहिए, और यहाँ पर वही चीज़ है। ठीक है, तो इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स आई शुड हैव डाइड, ये असल है। ओके, सो आई एस्केप फ्रॉम हिम, लेकिन मैं उससे बच निकला। एंड आई शुड हैव डाइड, और मैं मर गया होता। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, अगर आपने मेरे ज़ख्मों की पट्टी ना की होती। ओके, आई विश टू किल यू, मैंने आपको मारने का इरादा किया, या मैंने आपको मारने की ख्वाहिश की। आई विश्ड, मैंने ख्वाहिश की, टू किल यू, आपको मारने की, आपको कत्ल करने की। यहाँ पर किल का मतलब जान से मारने की। ठीक है, गच्चे में मारने से कह रहा हूँ, लेकिन जान से मारना, किल का मतलब जान से मारना। ठीक है, आई विश टू किल यू, मैंने आपको जान से मारने की कोशिश की। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली है। नाउ, अब इफ़ आई लिव, अगर मैं ज़िंदा रहा, इफ़ आई लिव, अगर मैं ज़िंदा रहा होगा, ठीक है, आई विल सर्व यू, तो मैं आपकी सेवा करूँगा, आपकी खिदमत करूँगा, एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, कि आपके सबसे ज़्यादा वफादार खादिम के तौर पर। एज का मतलब के तौर पर, ठीक है, एज का मतलब के तौर पर भी होता है, जैसे कि आई एम वर्किंग हेयर एज अ टीचर, कि मैं यहाँ पर टीचर की हैसियत से या टीचर के तौर पर यहाँ पर मैं काम करता हूँ, यहाँ पर वही माना है। ओके, सो आई विल सर्व यू एज अ योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, कि मैं आपके सबसे ज़्यादा वफादार खादिम के तौर पर आपकी खिदमत करूँगा। ओके, और क्या कहा? एंड विल ऑर्डर माई सन्स, एंड आई विल ऑर्डर, और मैं हुक्म दूंगा, माई सन्स, अपने बेटों को, टू डू द सेम, ऐसा ही करने की, यानी ऐसा ही करने की का हुक्म दूंगा, यानी मैं अपने बेटों से भी कहूँगा
कि वो आपके साथ या आपके खादिम के तौर पर सबसे ज़्यादा वफादार खादिम के तौर पर आपके साथ रहें, आपकी खिदमत करें, आपकी सेवा करें। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दें। ये अगला जुमला है, यानी ये बात कहने के बाद उसने कहा फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दें। ओके गाइस, तो ये पैराग्राफ था। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजली and to have won him over as a friend. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. Okay, so the king was very happy कि राजा बहुत खुश था। to have made peace, किस बात पर? have made peace यानी कि peace का मतलब सुकून, तो सुकून बनाकर, टू हैव मेड पीस का मतलब सुकून बनाकर, विद हिज एनिमी, अपने जो है दुश्मन के साथ, सो इजीली, बहुत ज़्यादा आसानी के साथ। तो लफ्ज़ी तर्जुमा होगा कि बादशाह बहुत खुश था कि उसने अपने दुश्मन के साथ बहुत ही आसानी के साथ उसने जो है सुकून पैदा कर ली। लेकिन यहाँ पर मेड पीस का मतलब आप तर्जुमा कर सकते हैं दुश्मनी ख़त्म करना। मेक पीस का मतलब सुकून पैदा करना, दोस्ती करना, या दुश्मनी ख़त्म करने के माने में भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका तर्जुमा उसके हिसाब से हम करेंगे। द किंग वॉज वेरी हैप्पी कि बादशाह बहुत खुश था। टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमीज सो इजली, अपने दुश्मन से इतनी आसानी के साथ दुश्मनी ख़त्म करके। ओके, सो अपने दुश्मन के साथ अपनी दुश्मनी को इतनी आसानी के साथ ख़त्म करके बादशाह बहुत खुश था। और किस लिए खुश था? एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, एक तो दुश्मनी ख़त्म कर ली, दूसरा हैव वॉन हिम ओवर, और उसने उस पर गलबा पा लिया था, एज अ फ्रेंड, एक दोस्त के तौर पर। ओके, सो द किंग वॉज हैप्पी टू हैव वॉन हिम, उस पर जीत हासिल करके, ओवर एज अ फ्रेंड, एक दोस्त के तौर पर, यानी वो एक दोस्त बन गए थे। पहले दुश्मन थे, दुश्मनी ख़त्म हुई और जो है दोस्त बन गया, उस पर फतह पा ली, तो इस वजह से राजा खुश हुआ। ठीक है, तो इसका अगर आप लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो होगा कि और दोस्त के तौर पर उस पर फतह पा करके राजा बहुत खुश हुआ, यानी उसको अपना दोस्त बना करके या उसका दोस्त हो करके राजा बहुत खुश हुआ। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम, उसने ना सिर्फ उसे माफ़ किया, ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम, आप तर्जुमा करेंगे कि उसने सिर्फ उसे माफ़ नहीं किया, बट बल्कि सैड, बल्कि कहा, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, कि वो अपने खादिमों को भेजेगा, एंड हिज ओन डॉक्टर, और अपने ख़ास डॉक्टर को, ओन का मतलब अपना ज़ाती, इसलिए मैंने ख़ास कर दिया, एंड हिज ओन डॉक्टर, और अपने ख़ास डॉक्टर को, किस लिए? टू लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल के लिए। लुक के कई सारे मायने होते हैं प्रीपोजिशन के बदलने के साथ साथ, लुक आफ्टर, लुक इनटू, लुक एट, तो लुक आफ्टर का मतलब होगा देखभाल करना। ओके, एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, और अपने डॉक्टर को भेजेगा उसकी देखभाल करने के लिए। ओके, एंड ही प्रॉमिस्ड, और उसने वादा किया किस चीज़ का? टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, आदमी को उसकी प्रॉपर्टी वापस करने का। गिव बैक का मतलब वापस करना। ओके, एंड ही प्रॉमिस्ड, और उसने वादा किया टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, आदमी को उसकी प्रॉपर्टी वापस करने का। ओके गाइस, तो ये आपका ये पैराग्राफ था। उम्मीद करता हूँ कि ये भी पैराग्राफ आपके लिए क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। कि आगे है लिविंग द वुंडेड मैन, जख्मी आदमी को छोड़ते हुए, यह तर्जुमा हो सकता है, लेकिन छोड़कर भी आप कर सकते हैं। लिविंग द वुंडेड मैन, जख्मी आदमी को छोड़कर। द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, आसान सा जुमला है कि बादशाह झोपड़ी के बाहर आया, या आप गया भी कर सकते हैं। एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना। ओके, एंड लुक्ड राउंड, राउंड का मतलब इर्द गिर्द, फॉर द हर्मिट यानी कि जाहिद को। एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और उसने यानी बादशाह ने जाहिद को इर्द गिर्द तलाश किया, ढूंढा। बिफोर गोइंग अवे, दूर जाने से पहले ही विश्ड, उसने ख्वाहिश की, वंस मोर, एक बार और,
टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस, अपने सवालात के जवाबात हासिल करने की या पाने की। ओके, सो बिफोर गोइंग अवे, दूर जाने से पहले, ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस, उसने ख्वाहिश की एक बार और अपने सवालात के जवाबात पाने की या हासिल करने की। ओके, द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज, जो जाहिद था वो अपने घुटनों पर था। किस हालत में? सोइंग सीड्स, बीज बोते हुए, या बीज यानी दाना, बोना यानी डालते हुए, इन द बेड्स, उन क्यारियों में। इन द बेड्स क्या तर्जमा करेंगे? उन क्यारियों में, क्योंकि डेट से जुड़ा हुआ है। डेट हैड बीन डग, जिन्हें खोदा गया था। द डे बिफोर, उस दिन से पहले। द डे का मतलब उस दिन, जिस दिन वो कर रहा था। बिफोर का मतलब पहले, यानी एक दिन पहले। ओके, सो द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स, कि जो जाहिद था वो अपने घुटनों पर झुककर या अपने घुटनों पर बैठकर, जो भी हालत रही हो, वो दाने डाल रहा था या बीज बो रहा था। इन द बेड्स दैट हैड बीन डग बिफोर द डे बिफोर, उन क्यारियों में जिसको उसने एक दिन पहले खोदा था, या जिसे खोदी गई थी, ये पैसिव वॉइस है, तो कह सकते हैं जिन क्यारियों को एक दिन पहले खोदा गया था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, बादशाह बुजुर्ग या खाका नशी या जाहिद के पास गया। वेंट अप का मतलब के पास गया। एंड सेड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार, आई बेग यू, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। बेग का मतलब भीख मांगना। ओके, यानी आजिजी करना। ओके, सो द वेंट अप एंड फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार, आई बेग यू, मैं आपसे आजिजी करता हूँ, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। टू आंसर माई क्वेश्चंस, मेरे सवालात के जवाबात देने के लिए। वाइज मैन, अक्लमंद आदमी या दाना आदमी। ओके, तो यहाँ पर ये माना हुआ, इस पैराग्राफ का तर्जुमा ये हुआ। ओके, आगे क्या हुआ? आगे हुआ, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट, स्टिल बेंडिंग डाउन to the ground and looking up at the king as he stood before him. How have I been answered? What do you mean? तो आगे क्या हुआ कि you have already been answered, कि आपको पहले ही जवाब दिया जा चुका है। You have been answered, कि आपको जवाब दिया जा चुका है ऑलरेडी, पहले ही। ठीक है, ये लफ्जी तर्जुमा हुआ कि आपको पहले ही जवाब दिया जा चुका है, लेकिन इसको बेहतर अंदाज में कैसे कहेंगे? हम इसको बेहतर अंदाज में कहेंगे कि आपको पहले ही जवाबात मिल चुके हैं। ये अच्छा तर्जुमा होगा। ओके, सेड द हर्मिट, यानी कि जाहिद ने कहा। स्टिल बेंडिंग डाउन, झुकते हुए, यानी अब भी वो झुका हुआ था। स्टिल का मतलब अब भी, बेंडिंग डाउन वो झुका हुआ था। टू द ग्राउंड, जमीन पर, यानी जमीन की तरफ झुका हुआ था। ओके, एंड लुकिंग एट द किंग, और बादशाह को देखते हुए। एज स्टूड बिफोर हिम, जब वो उसके सामने खड़ा हुआ। ओके, यानी कि बात कर रहे थे तो पहले झुका हुआ था, तो झुके झुके उसने जवाब दिया, और जब खड़ा हुआ तो, यानी बादशाह, जैसे जाहिर सी बात है खड़ा होगा इंसान, तो पहले झुका था फिर खड़ा हुआ, तो यही सूरत बता रहे हैं, यही सिचुएशन बता रहे हैं। ओके, सो यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, कि आपको पहले ही जवाबात दिए जा चुके हैं। सेड द हर्मिट, यानी कि बुजुर्ग ने कहा। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, यानी झुका हुआ था वो ज़मीन पर। एंड लुकिंग अप एट द किंग, और वो बादशाह को देख रहा था। एज ही स्टूड बिफोर हिम, जब वो उसके सामने खड़ा हुआ। ओके गाइस, आगे कह रहे हैं, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, कि मैं कैसे जवाब दिया जा चुका हूँ। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, कि मैं कैसे जवाब दिया जा चुका हूँ। ये लफ्जी तर्जुमा हुआ, लेकिन इसका तर्जुमा होगा कि मुझे कहाँ जवाब मिला है। हाउ हैव बीन आई आंसर्ड, कि मुझे मेरे जवाबात कहाँ मिले हैं या कैसे मिले हैं। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब। ओके, उसके बाद क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। तो इससे लग रहा है कि इसका ताल्लुक इससे है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन, डू यू नॉट सी, रिप्लाई द हर्मिट। ठीक है, इफ यू हैड नॉट पिटीड मी
my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds, and I was the most important man, and to do me good was your most important business. ओके पहले यहाँ तक करते हैं. सो कह रहे हैं व्हाट डू यू नॉट सी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है, ये लफ्ज़ तर्जुमा होगा. डू यू नॉट सी, क्या आप नहीं देखते हैं. डू यू नॉट सी, क्या आप नहीं देखते हैं. रिप्लाई द हर्मिट, यानी बुजुर्ग ने जवाब दिया. तो यहाँ पर देखते हैं नहीं करेंगे, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करेंगे इसका तर्जुमा. डू नॉट सी, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है. रिप्लाई द हर्मिट, यानी कि बुजुर्ग ने जवाब दिया. इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस, पिटी का मतलब तरस महसूस करना. इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस, अगर आपने मेरी कमज़ोरी पर तरस महसूस ना किया होता. यस्टरडे कल, एंड हैड नॉट डग दीज बिट्स फॉर मी, और आपने इन क्यारियों को मेरे लिए नहीं खोदा होता. ये पूरी बात किसकी चल रही है, शर्तिया की, माजी की, ठीक है, इसलिए हैड आया हुआ है. यू वुड हैव गॉन अवे, तो आप चले गए होते. ठीक है, देखिए वुड हैव गॉन अवे, आप चले गए होते, राइट. देन द मैन वुड हैव अटैक्ड यू, उसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है. तो देन फिर द मैन वुड हैव अटैक्ड यू, कि आदमी आप पर हमला कर दिया होता, राइट. एंड यू वुड हैव विश्ड, और आप ख्वाहिश करते. देखिए सारी बातें पास्ट की चल रही है, इसीलिए एंड यू हैव विश्ड, और आप ख्वाहिश करते. यू हैड स्टेड विद मी, कि आप मेरे साथ ही रुकते, यानी आपकी ख्वाहिश होती कि यार काश मैं रुक गया होता. यहाँ पर ये माना, ओके. तो ये पूरा तर्जुमा हो गया. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज, तो सबसे अहम जो वक्त था, व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, कौन सा, जब आप क्यारियां खोद रहे थे. ठीक है, तो जब आप क्यारियां खोद रहे थे, ये आपका सबसे अहम वक्त था. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे अहम आदमी था. एंड टू डू मी गुड, और मेरे साथ भलाई करना. टू डू मी गुड, मुझे भला करना, यानी मेरे साथ भलाई करना. टू डू मी गुड का मतलब होगा मेरे साथ भलाई करना. वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, आपका सबसे अहम काम था. ओके, यहाँ पर ये माना हुआ. ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा. आगे क्या कह रहे हैं. आफ्टर वर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स he would have died without having made peace with you. So he was the most important man, and what you did for me was your most important business. Remember, then there is only one time that is important, and that is now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. Okay? तो आगे क्या कह रहा है. आगे कह रहा है afterwards, उसके बाद. When the man ran to us, जब आदमी हम तक दौड़ कर आया. रन का मतलब दौड़ना होता है, दौड़ कर आना भी होता है. ओके, सो when the man ran to us, जब आदमी दौड़कर हम तक आया. the most important time was, तो सबसे अहम वक्त था. when you were caring for him, जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे. when का मतलब जब, you were caring, आप देखभाल कर रहे थे. for him, care for का मतलब किसी की देखभाल करना. ओके, सो when you were caring for him, जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे. because, क्योंकि if you had not dressed his wounds, if you had not dressed his wounds, अगर आपने उसके जो है जख्मों को पट्टी ना की होती, he would have died, तो वो मर गया होता. ये भी वही चीज़ है पास्ट शर्तिया जुमले की. without having made peace with you, without having made peace with you, आपके साथ दोस्ती किए बगैर, या आपके साथ दुश्मनी ख़त्म किए बगैर. मेक पीस का मतलब यहाँ पर अमन पैदा करना, यानी दोस्ती करना. ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये शर्तिया जुमला था और यहाँ पर वो चीज़ हो गई. अगर ऐसा ना होता तो ऐसा होता. सो लिहाजा ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो ये जो था ये सबसे अहम आदमी था. एंड वाट यू डिड फॉर हिम, और जो आपने उसके लिए किया. वाट का मतलब यहाँ पर जो है. ठीक है, एंड वाट यू डिड फॉर हिम,
और जो आपने उसके लिए किया वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, ये आपके लिए सबसे अहम काम था, ये आपका सबसे अहम काम था। ओके, रिमेंबर देन, फिर आप याद रखें, देयर इज ओनली वन टाइम, कि सिर्फ एक ही वक्त है, डेट इज इम्पॉर्टेंट, जो आपके लिए अहम है या जो अहम है। सो देयर इज ओनली वन टाइम डेट इज इम्पॉर्टेंट, सिर्फ एक ही वक्त है जो अहम है, एंड डेट टाइम इज नाउ, और वो जो वक्त है वो अभी का है, यानी अभी जो वक्त चल रहा है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, ये सबसे अहम वक्त है, बिकॉज क्योंकि इट इज़ द ओनली टाइम, क्योंकि यही एक ऐसा वक्त है, वी हैव एनी पावर टू एक्ट, जिसमें हम किसी काम को करने की ताकत रखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसमें कहना चाह रहा है कि जो ज़माना, जो वक्त चल रहा होता है, यही सबसे वक्त, यानी यही वक्त सबसे अहम होता है, क्योंकि इसी वक्त में हम कोई काम कर सकते हैं। माजी में तो चला गया, फ्यूचर का कोई पता नहीं, हमारे पास ताकत हो ना हो, तो जो वक्त हम, जिस वक्त में अब फ़िलहाल हैं, तो जो वो वक्त चल रहा है वही वक्त अहम है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि उसी वक्त में हमारे पास कुछ करने की ताकत होती है। ओके, तो यहाँ पर ये बात बताई उसने। आगे क्या हुआ, आगे कह रहा है द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद अ पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड where we will meet anyone else. The most important business is to do that person good, because we were sent into this world for that purpose alone. Okay, आगे कह रहा है कि the most necessary person is the person, कि सबसे ज़रूरी आदमी वो आदमी है, you are with, जिसके साथ आप हैं, at a particular moment, एक ख़ास वक्त में, particular का मतलब ख़ास। ओके, so the most important person, सबसे ज़रूरी आदमी is है, द पर्सन, वो आदमी, यू आर विद, यहाँ पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन छुपा हुआ है, विद यानी whom। ओके, whom यू आर विद, जिसके साथ आप हैं, एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, एक खास वक्त। ओके, तो यू आर का तर्जुमा आप हैं के बजाय जिसके साथ आप होते हैं कर दीजिए। ओके, तो क्या तर्जुमा होगा, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन, कि सबसे ज़रूरी आदमी वो आदमी है, यू आर विद, जिसके साथ आप होते हैं, एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, एक ख़ास वक्त में, ख़ास लम्हे में। फॉर, क्योंकि, फॉर का तर्जुमा होगा क्योंकि, नो वन नोज, कोई नहीं जानता है, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होगा, व्हाट विल यहाँ पर क्या हुआ होगा फ्यूचर में, यानी मुस्तकबिल में क्या होगा, कोई नहीं जानता है। एंड वेदर, और ये कि वी विल मीट एनीवन एल्स, यानी नो वन नोज वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, ये माना है। ओके, और कोई नहीं जानता कि वी विल मीट एनीवन एल्स, कि हम किसी से मिलेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज, और आगे कह रहा है कि सबसे अहम काम है, टू डू दैट पर्सन गुड, उस आदमी के साथ भलाई करना। बिकॉज, क्योंकि वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड, कि हमें भेजा गया था इस दुनिया में, यानी जुमला तो बिल्कुल सही है, लेकिन यानी हमें भेजा गया था, नहीं भेजा गया है हो जाएगा उर्दू में, नहीं जब भेजा था ये माना यहाँ पर लिया इसने, तो यहाँ पर भेजा गया है कर देंगे। ओके, बिकॉज क्योंकि वी वर सेंट इन दिस वर्ल्ड, हमें इस दुनिया में भेजा गया है, फॉर डेट पर्पज अलोन, सिर्फ इसी मकसद के लिए। अलोन का मतलब अकेला, तन्हा, यानी सिर्फ, डेट पर्पज अलोन, सिर्फ इसी मकसद के लिए। ओके, सो बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर डेट पर्पज अलोन, कि हमें इस दुनिया में सिर्फ इसी मकसद के लिए भेजा गया है। ओके गाइज, तो ये आपकी कहानी थी, और ये आपके जो राजा साहब थे उनके जो सवालात थे, उनके जवाबात हैं। तो इसमें इसने क्या बताया है, इसके जो सवालात थे कि सबसे यानी मुनासिब वक्त कोई काम करने के लिए क्या है, तो क्या इससे पता चला, यानी जो बुजुर्ग ने बात कही उससे पता चल रहा है कि जो वक्त आपके साथ, यानी जिस वक्त में आप हैं, यही वक्त ऐसा होता है कोई काम करने का, यानी कि जब कोई काम आ जाए तभी कर देना है, ये कह रहा है सबसे अहम वक्त होता है। दूसरा इसका सवाल था कि किस तरह के लोग उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी किस तरह के लोग हैं जिनका उसे रातों को ख्याल रखना चाहिए। तो कह रहा है जो आपके साथ होते हैं उस वक्त, उन्हीं के साथ आप तवज्जो दें, यानी उनकी तरफ आप तवज्जो दें, तो वही लोग सबसे अहम हैं आपके लिए। इसका तीसरा सवाल क्या था, इसका तीसरा सवाल था कि सबसे अहम काम क्या करना चाहिए, नहीं तो वो कह रहा है कि जो आपके साथ लोग हैं,
उनके साथ आप भलाई करें, ये आपका सबसे अहम काम होगा। ओके गाइस, और इन्हीं जवाबात के साथ ये आपका ये सबक ख़त्म हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सबक आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छी कहानी है और बहुत ही अच्छे खाके और स्ट्रक्चर में साहब ने या राइटर ने इस कहानी को पेश किया है, और मैंने भी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बता सकूं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अल्फाज माने खुद से लिख कर आएँ और कॉपी लेकर बैठें। कुछ मैं अलग माना बताऊँ तो उसको आप लिख लिया करें, जिससे कि सी का मतलब आपने देखना ही रखा होगा, लिखा होगा, रखा होगा या याद रखा होगा, लेकिन आज पता चला होगा। हो सकता है आप जानते हो, मैं नहीं कह रहा, लेकिन हो सकता है कि आज ही आपको पता चला हो कि सी का मतलब मिलना भी होता है। ठीक है, तो ये बातें मैं आपको बहुत पहले ही भी बता चुका हूँ। बिगिनर्स लेवल को शुरू करने से पहले ही मैंने बताया था कि इस पूरे कोर्स के लिए, बल्कि हमेशा आप सिर्फ एक ही कॉपी रखें अंग्रेजी के लिए, और ज़रूरत की सारी चीज़ें उसी कॉपी में लिखें। वर्ड्स, मीनिंग्स, कोई आपका सवाल है, कोई अच्छा जुमला है, उनको आप उसी में लिखें, एक ही जगह में रखें। और इसीलिए मैंने कहा था आपसे कि आप एक मोटी कॉपी रखें अपने लिए। ऐसा ना हो कि 5 रुपए वाली ले आए जिसमें 10 पेज हो, कोई फ़ायदा नहीं आपको। तो अगर आपने ऐसा किया होगा तो आज आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि वाकई में मैंने सही कहा था। ठीक है, बहुत सी चीज़ें वक्त पर हमें समझ में नहीं आती जब हम बताते हैं किसी को, लेकिन जब हम किसी चीज़ का सामना करते हैं, हमें परेशानी होती है, तब हम कहते हैं हाँ यार उसने सही कहा था। और इसी वजह से आज जो है हम सब लोग कहीं के नहीं हैं, ना इधर के ना उधर के। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मेरी बातों पर कान धरेंगे, उन पर तवज्जो देंगे, और आप अल्फाज मानी को भी लिखेंगे। जो अच्छे जुमले हैं उनको आप जो है लिखेंगे, उनको याद करेंगे, उनको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे, उनको लोगों के साथ बोलेंगे। ओके, और कोई भी सबक पढ़ने से पहले आप ज़रूर उसको खुद से पढ़कर आएंगे, और अल्फाज मानी को भी आप खुद से लिख कर लाएंगे। इन्हीं चंद कलिमात के साथ अब आपसे रुखसत होते हैं। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अगले सबक में होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।